गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई सभी लोग? उम्मीद है सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे। अपनी स्टडीज ठीक से अपने करने का प्रयास किया होगा। ठीक है। आज से हम अपने सेशन को, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेशन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जितना हम कर सकते हैं उतना प्रयास करेंगे, और इसमें थोड़ा सा रिवीजन क्लास में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम इसमें जो क्वेश्चन सेशन भी रखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर भी रहेंगे, और क्वेश्चन आंसर का जो पैटर्न रहेगा वो हमारे पास में कमांड रहेगा। क्वेश्चन एंड आंसर का जो पैटर्न रहेगा वो कमांड रहेगा, और नॉर्मल टाइम में हम रिवीजन करेंगे बार 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 वो टॉपिक्स, वो चीजें जो हमारे लिए कहीं नर्सिंग के लिए फंडामेंटल में होंगी, उन चीजों का रिवीजन करेंगे। और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस होगी वो कमांड होगी। मतलब वो किसी भी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ कमांड क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा, उनको मैं समझा के आगे बढ़ूंगा, और एमसीक्यू के साथ में जो रिवीजन रहेगा वो हमारा मेनली फंडामेंटल को फोकस करके रहेगा। क्या आप इस चीज के लिए रेडी हैं? ठीक है। तो जो भी डाउट्स रहे हैं, जो भी चीजें रहे हैं, बिकॉज हम जो है जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं दोबारा से अपने सेशन को, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इस जीरो सेशन में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, जो भी आपको इश्यूज रहेंगे, जो भी कुछ लगे, प्लीज फ्रैंकली शेयर करें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि जब तक तुम चिंता करोगे तब तक हम चीजों को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है ना? चलो, तो सबसे पहले तो कल का टॉपिक हम रिपीट कर लेते हैं बेटा। देखो, कल के टॉपिक को अगर रिपीट करें, जैसे हमने अभी तक हमने जो है फंडामेंटल में स्पूटम सैंपल कलेक्शन पढ़ लिया है, तो मैं एक बार क्यों ना स्पूटम सैंपल कलेक्शन को ही रिपीट कर लेता हूँ। अगर मैं स्पूटम सैंपल कलेक्शन को रिपीट करूं तो देखो तुम्हारे दिमाग में क्या आ पा रहा है, वो एक बार खुद से बोलने का प्रयास करो। सर, स्पूटम सैंपल कलेक्शन में हमारे दिमाग में ये आ पा रहा है कि स्पूटम क्यों कलेक्ट किया जाता है। तो मुझे कोई सेल ढूंढनी हो, या उसका कलर ढूंढना हो, या उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढना हो, तो मैं स्पूटम सैंपल कलेक्शन कर सकता हूँ। अब मेरे स्पूटम सैंपल कलेक्शन करने के लिए मेरे अंदर मुझे खुद को क्या तैयारी करनी है, तो मुझे मास्क पहनना है, गाउन पहनना है, आई प्रोटेक्शन भी ले लेना है क्योंकि ड्रॉपलेट है, तो वो आ सकते हैं। तो मेनली मेरे पास में मास्क का जो क्वेश्चन आता था, तो यहाँ पर मास्क का क्वेश्चन बन सकता है। मास्क, गाउन, आयु प्रोटेक्शन, ये तो सब मुझे लेना ही है। अगर मैं मास्क की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास में कितने प्रकार का बच्चों मास्क होता था, जल्दी जल्दी आंसर करो। अब ये पढ़ाने का टॉपिक तो नहीं रहा, ये तो अब पूछने का टॉपिक रह गया। तो सब लोग बताएं, अच्छे से बताएं। जो भी आप मास्क पहनेंगे, N95 सर्जिकल मास्क, सर्जिकल मास्क नहीं पहनना है, वो आपको बताया था। आपको N95 मास्क पे जाना है क्योंकि एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है। तो N95 मास्क में एन का मतलब क्या था? नॉट रेजिस्टेंट टू ऑयल बेस्ड पार्टिकल्स, के लिए रेजिस्टेंस नहीं है, ये बात हमने करी थी। 95 का मतलब है ये 95 के आसपास जो है फिल्ट्रेशन की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए हमने उसको वहां पर पढ़ने का प्रयास किया था। समझ में आ रहा है? तो वो भी हमें याद होना चाहिए कि सर वो क्या हो सकता है। यस, ये देखे थे हम। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है? कंटेनर आता है। हमारे पास में क्या आता है? कंटेनर आता है। और अगर कंटेनर की बात आती है अगर कंटेनर की बात आती है, तो हमारे पास में जो ट्यूब आती है उसे फाल्कन ट्यूब कहते हैं। बताइए। अच्छा, कोई भी कंटेनर ऐसा लें उसे अंदर से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रायल सैंपल आप ले रहे हैं, तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रहनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम इस ट्रायल सैंपल कलेक्ट करते हैं, अगर आपने भीतर से टच कर दिया है तो कल सब गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉमन सेल बैक्टीरिया जो होगा आपके हाथों में जो होगा वो गिर जाएगा। ठीक है। हमने पेशेंट को और क्या क्या प्रिपेयर किया था, उसे बिठाया था या उसे स्टैंडिंग पोजीशन में लाए थे। उसे जो है माउथ वॉश के लिए बोला था कि भाई माउथ वॉश करना है तो किसी भी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से नहीं करना है, खाना नहीं खाना है, जगते ही। बेस्ट टाइम जो सिलेक्शन, बेस्ट टाइम हो सकता था स्पुटम सैंपल कलेक्शन के लिए, वो अवेकनिंग पर हो सकता है, जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर अवेकनिंग। जैसे वो पेशेंट जगा, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में जैसे वो जगा, तुरंत हमने सैंपल ले लिया। जैसे जगा, तुरंत हमने सैंपल ले लिया। दिस इज हमारा बेस्ट टाइम हो सकता है, जस्ट आफ्टर अवेकनिंग। तो ये हमारे पास में बेस्ट टाइम होता है। तो देखो, हमें बेस्ट टाइम स्पूटम सैंपल कलेक्शन का पता है कि यस सर, जस्ट आफ्टर अवेकनिंग हमारे पास में बेस्ट टाइम हो सकता है, अवेकनिंग के बाद में। समझ में आ रहा है बच्चों? और सर, और क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखना है? पोजीशन हमें पता है, कौन सी पोजीशन में लेंगे वो भी हमें पता है।
क्या हम नहीं करेंगे वो भी पता है। अगर मुझे ट्रेकियल सक्शनिंग करनी है तो आपको बताया था ट्रेकिया से निकालना है, अंदर से निकालना है, तो म्यूकस एक्सट्रैक्टर होता है। क्या होता है बच्चों? म्यूकस एक्सट्रैक्टर होता है। कल भी हम डिस्कस किए थे कि म्यूकस एक्सट्रैक्टर होता है, उसकी मदद से सिंपल क्रैक कर सकते हैं नीचे ही। अगर और अंदर से लेना हो, ठीक है, तो ब्रोंकोस्कोपी से ले सकते हैं, जिसे हम उस प्रोसीजर को हम ब्रोंको एल्वियुलर लिवाज बोलते हैं, जो हम अंदर से लेते हैं। ये कब लेते हैं? जब हमें लगता है कि यार हमारा जो है अभी भी टीबी है पेशेंट को, बट जो है नेगेटिव आ रहा है टेस्ट, हमने जो स्पुटम सैंपल कलेक्शन टेस्ट किया वो नेगेटिव आ रहा है, या फिर हमें अंदर से ही सैंपल चाहिए, तो उस केसेस में भी हम ब्रोंकियो एल्वियुलर लिवाज कर सकते हैं। ठीक है। आप ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी आप स्पुटम सैंपल कलेक्ट करेंगे, पेशेंट को बताएंगे खांसी करने के लिए 2 से 3 बार डीप ब्रीथ करना है, देन होल्ड करके फिर चेस्ट से उसको जो है कफिंग करना है, नहीं कि थ्रोट से करना है। ये बात आपको समझा देनी चाहिए। बताओ भाई, समझ आ रहा है ना बच्चों? ये सारी चीजें पता है ना आपको? यस। अगर इसमें जो सैंपल है, इसमें अगर 25 से ज्यादा एपिथेलियल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल अगर प्रेजेंट है, अगर इसके अंदर मोर देन 25 स्क्वैमस एपिथेलियम सेल प्रेजेंट है, इसका मतलब तुम्हारा जो सैंपल है वो कंटामिनेटेड है विथ विथ सलाइवा के साथ। इसमें तो सलाइवा है, तो ये भी गड़बड़ का विषय है सर। अगर तुम्हारा सैंपल भेजने में थोड़ा सा मुझे डिले हो गया, अगर सैंपल को भेजने में थोड़ा सा भी डिले हो गया, तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर प्रिजर्व करना चाहिए। याद आ रहा है क्या? ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हो तो बता दो भाई साहब। आंसर है, चीजों को करने से ही आते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर अगर आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सिखाना चाहूँ, जो आपको मॉर्निंग इवनिंग क्लास में नहीं बताया था, वो यहाँ पर आपको बता सकता हूँ। स्पुटम के लिए वो जो प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं, स्पुटम के लिए, कि स्पुटम जो है उसमें दूसरे बैक्टीरिया टीबी के लिए जब आप लेके जा रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव हो सकता है, जिससे ये स्पुटम सैंपल खराब ना हो। ये स्पुटम एक प्रिजर्वेटिव हो सकता है। सर स्पुटम प्रिजर्वेटिव में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सीपीसी। क्या यूज किया जाता है? सीपीसी यूज किया जाता है। मतलब सर मैं लिख देता हूँ उसका फुल फॉर्म, सेटाइल सेटाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड। सेटाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड। पाइरिडीनियम क्लोराइड। क्लोराइड। सेटाइल पाइरिडीनियम। सेटाइल पाइरिडीनियम क्लोराइड। ये भी हम यूज कर सकते हैं, अगर तुम याद रखना चाहो एक अच्छे बच्चे की तरह कि स्पुटम के अंदर क्या प्रिजर्वेटिव हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पुटम के अंदर हम क्या प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया कॉमन जो है। हालांकि इथेनॉल वगैरह भी यूज करते हैं, बट कॉमन प्रिजर्वेटिव के तौर पर हमारे पास सीपीसी हो सकता है, सेटाइल पाइरिडियम क्लोराइड। 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 एक बार मत बोलो भाई साहब, 8-10 बार रिपीट हो जाना चाहिए। 8-10 बार रिपीट हो जाना चाहिए। अब तुम नहीं बोलोगे तो मजा नहीं है। सेटाइल पाइरिडियम, सेटाइल सेटाइल पाइरिडियम जो है क्लोराइड हो सकता है, सेटाइल पाइरिडियम क्लोराइड हो सकता है। हेलो। सेटाइल पाइरिडियम क्लोराइड। सेटाइल पाइरिडियम क्लोराइड। पाइरिडियम क्लोराइड। सेटाइल पाइरिडियम क्लोराइड। सेटाइल पाइरिडियम क्लोराइड। सेटाइल पाइरिडियम क्लोराइड याद हो जाना चाहिए। ये प्रिजर्वेटिव है, सेटाइल पाइरिडियम क्लोराइड। हालांकि करने को तो हम इथेनॉल भी इसमें यूज कर सकते हैं,
हालांकि और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि यही सिंगल यूज किया जाता है, पर ये कॉमन है, सबसे ज्यादा यही किया जाता है। अगर स्पुटम सैंपल कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो अगर स्पुटम सैंपल कलेक्शन में अगर कोई यूज किया जा रहा है तो सेटाइल पाइरिडियम क्लोराइड यूज किया जाता है। हालांकि इसमें इथेनॉल भी यूज किया जाता है, इथेनॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओमनीजीन करके भी आता है, वो भी यूज करते हैं, बट आप तो यही याद रखें, सटाइल पाइरिडियम क्लोराइड होता है। एक जवाब में एक ही जवाब अगर आ रहा है तो ये आना चाहिए। क्या मेरे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो जल्दी से यस करिए। सर आपकी बातें बिल्कुल समझ में आई। अब हमें कलर कोडेड, अच्छा, टीबी के लिए कम से कम कितने सैंपल चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइन? तो हमें टीबी के लिए 2 सैंपल चाहिए होते हैं। एक सैंपल तो जैसे पेशेंट आया ना, तो अर्ली मॉर्निंग, एक सैंपल तो स्पॉट सैंपल होता है, 2 सैंपल होते हैं। टीबी के लिए 2 सैंपल होते हैं। एक तो पेशेंट जैसे आता है ना, जैसे आज मुझे दोपहर में दिखाने आया पेशेंट, तो तुरंत ले लेंगे, तुरंत लेते हैं उसको, तो हम कहते हैं स्पोर्ट सैंपल, स्पोर्ट सैंपल लेता है। और दूसरा जो है अर्ली मॉर्निंग सैंपल ले लेंगे, कल के लिए, कल बोल देंगे भाई साहब कल मॉर्निंग में सुबह सुबह अपना सैंपल कलेक्ट करवा दे वो। तो टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनसे 2 सैंपल लेते हैं, एक स्पोर्ट सैंपल लेते हैं, एक अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेते हैं, वो भी हमें रटा होना चाहिए। अब देखो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, देख कितने लोग रिकॉल कर पाते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा, कितने लोग जो है रिकॉल कर पाते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिकॉल। रिकॉल कितने करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अच्छा मुझे बताओ बेटा, व्हाइट कलर का स्पूटम आ रहा है, व्हाइट कलर का स्पूटम आ रहा है, कौन सी कंडीशन में आता है व्हाइट कलर का स्पूटम? जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। नीमोसिस्टिक जेरोवैसिनेमोनिया, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर करने वाला कौन था? तनु, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे, ग्रीन कलर का स्पूटम कहाँ पर आता है? कौन सबसे पहले आंसर करेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रीन कलर का स्पुटम कौन सी कंडीशन में आएगा? वेरी गुड, स्यूडोमोनास, नॉट क्लेब्सिला बेटा। ग्रीन कलर का पस हो, ग्रीन कलर का स्पुटम हो, चाहे ग्रीन कलर का पस हो चाहे ग्रीन कलर का स्पुटम हो, वो हमारे पास में ग्रीन कलर का पस हो, ग्रीन कलर का स्पुटम हो, ये सारी चीजें आपके पास में जो आती हैं, वो कौन सी कंडीशन में आती हैं वो याद रहना चाहिए। ग्रीन कलर का पस हो या ग्रीन कलर का स्पुटम हो, ये दोनों ही हमें स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। अच्छा दूसरी बात, एक चीज और बता देता हूँ, अगर कोई क्लास से छुट्टी ले रहा है, इस मॉर्निंग क्लास से अगर कोई छुट्टी ले रहा है और विदाउट इन्फॉर्मेशन, मतलब ग्रुप में जुड़ा हुआ है और विदाउट इन्फॉर्मेशन छुट्टी ले लेता है, तो मैं इस बैच में बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। ध्यान से सुन ले भाई, कान खोलकर अपने बात को सुन ले। इसीलिए ये नया बैच क्रिएट किया गया है। ये बैच इसीलिए क्रिएट किया गया है कि मैं तुम्हें पकड़ पाऊं, क्योंकि उसमें पकड़ नहीं पा रहा था, उसमें दिक्कत हो रही थी, समझ गए ना? उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। इसमें मैं अलाउ नहीं करूंगा। इस बैच में मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। अगर आप विदाउट इन्फॉर्मेशन के छुट्टी पे चले जाते हैं, तो कोई भी कैंडिडेट्स अगर बिना विदाउट इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता और तुम नहीं है क्लास में, तो एंटरटेन नहीं करूंगा आपको क्लास में। जैसे अभी इसमें, अभी कौन कौन नहीं है क्लास में, जो क्लास में जुड़े हुए हैं? जैसे मनीषा देवांगन अभी भी क्लास में नहीं है। है मनीषा देवांगन? नहीं है, ठीक है ना। और कौन नहीं है इसमें? जो नहीं है वो थोड़ा सा सतर्क रहें। जो भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, एंटरटेन नहीं करूंगा। इस बैच को एंटरटेन के लिए नहीं बनाया गया, इस बैच को मेहनत करने के लिए बनाया गया। हम मेहनत करेंगे, चीजों को और अच्छा करने के लिए बैठे हुए हैं। आपका इस बात को नहीं सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि बार बार आपका एक्सक्यूज दिया जाए। 5 दिन से चल रहा था कि सबको जोड़ दें, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं मुझे जोड़ दीजिए भाई। क्यों जोड़ दें अभी? आप क्या कर रहे थे तब से? ऑलवेज रिमेम्बर, थोड़ी सी आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने टाइम का, अपनी चीजों को ध्यान रखें विशेष रूप से। आप उठ के आएंगे तो आपको, आप चलती हुई क्लास में नहीं जोड़ा जाएगा कि आप आते ही कि आपको जोड़ दिया जाए। आप कोई इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? आप 5 दिन पहले कहाँ गए थे आप? इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। छुट्टी जा रहे हो, बता दें। मना नहीं है छुट्टी की, बट बता के जाए जिससे हम कुछ अच्छा कर पाए, ठीक है। वाइट हमें पता है, ग्रीन हमें पता है, करंट जेली पूछेगा तो क्लैप्सिला करना होता है, ठीक है। पिंक पूछेगा ईडीमा करना है, ठीक है। रस्टी कलर पूछना है, लोअर निमोनिया करना है। उसमें हमारे पास में जो है निमोनिया कौन सा होता है? क्लैप्सिला निमोनिया होता है। अगर मैं कह रहा हूँ ब्लैक कलर में, जो है कॉइल वर्कर के अंदर या एस्परजिलोसिस जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। एनकोबिसोस जो है, अमीबिक जो है लीवर एब्सेस होता था या लंग्स का रप्चर होता था, उसके अंदर देखने को मिलता था। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें रट जाना चाहिए। ब्राउनिश कहाँ देखने को मिलेगा? ब्राउनिश
ब्राउनिश कहाँ देखने को मिलेगा? ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलेगा। ब्राउनिश कलर सीन इन द ब्रोंकाइटिस। ये तो था आज का हम सेशन जिसमें डिस्कस कर रहे थे, वो हमारे पास में कल का जो हमने रिवीजन किया वो था। एक बार मुझे एनजी ट्यूब की कलर कोडिंग बता दीजिए, एनजी ट्यूब की कलर कोडिंग बताते चलिए। एनजी ट्यूब की कलर कोडिंग आप बता दीजिए कि एनजी ट्यूब की कलर कोडिंग क्या है। आज आपके सामने, आज दिन में आपके सामने ये मिल जाएगा। आज आपके साथ में दिन में आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस क्या है हमारा फंडामेंटल नर्सिंग का। वो कोशिश करूंगा कि आज दिन में अपलोड करूं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को मैच करते जाइए कि आपका क्या क्या हो गया, क्या क्या रिमेनिंग रह गया। उसके आधार पर आप चलते जाएं, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें जिससे हम ज्यादा और अच्छा कर पाए। बैठना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है बच्चे, बैठना नहीं है बस। इस बात का ध्यान रहे कि बैठना नहीं, अननेसेसरी नहीं बैठना है। कि हम जो है फंडामेंटल के नाम पर बैठे हुए हैं और फंडामेंटल हमें आती नहीं, फिर हम गड़बड़ कर देंगे। तो वो गड़बड़ ना हो इसके लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, ये मेरे बच्चों को, सारे बच्चों को क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं तो जल्दी से यस करिए सर, ये हमें आने लगे हैं। सारे बच्चों को क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? ठीक है, मैं पूरी तरीके से उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ चुके होंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे कुछ चीजें जो हमारे पास में डिपेंड हो सकती हैं, जो चीजें रिलेटेड हो सकती हैं विथ योर क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस भी हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, दिस इज अ रेगुलर क्लास, सो प्लीज 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 कोऑपरेट करके अपनी चीजों को बराबर से तैयार रखिएगा, लापरवाही नहीं बरतिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चंस हैं, मजेदार क्वेश्चनों का मजेदार आनंद लें। इन मजेदार क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन है सीधे, ये आपके साथ में पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, तो आप इनके अगर कोई फोटो कॉपी निकलवाना चाहता है इन क्वेश्चंस की, निकलवा सकता है। इन क्वेश्चनों की फोटो कॉपी निकलवाना चाहता है तो ये आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, आज ही पीडीएफ करके जो है 10 20 50 क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल जाएगी। कोशिश करूंगा आज ही मिल जाए, तो आज ही आपको 10 20 पेज की कॉपी मिल जाएगी, तो जिन जिन को चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन आता है कि ए क्लाइंट हैज एन इंट्रावीनस फिस्टूला इन प्लेस। ध्यान से सुनते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को करते जाएंगे, जो जो चीज नहीं समझ में आएगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है ना? और बहुत आराम से सीखना है, कम से कम हमें थोड़ा सा अच्छे से लेवल से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम। देखो, हमने अभी तक थ्योरी जो हमने पढ़ी है इतना सा ही पढ़ा है अभी, इसलिए हमने थोड़ा ही रिवीजन किया है। और भी हालांकि साइड की चीजों को हम सीखेंगे, पर अभी इनको पढ़ के चलेंगे। ठीक है ना? समझ गए ना मेरा क्वेश्चन? समझ गए? A client has an arteriovenous fistula। पेशेंट है जिसको एबी फिस्टूला, अच्छा, एबी फिस्टूला जब बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? एबी फिस्टूला का मतलब क्या है? आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन बिठा देते हैं। आर्टरी और वेन के बीच में क्या करा देते हैं? फिस्टूला बना देते हैं, मतलब उनका कनेक्शन बना देते हैं। तो सर ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा ऐसा करते हैं कि जब किसी के अंदर डायलिसिस करना होता है, हीमोडायलिसिस, तब ऐसा किया जाता है। क्या किया जाता है? तब ऐसा किया जाता है। ठीक है सर, ऐसा कर दिया, आर्टेरियल वेन का कनेक्शन कर देते हैं हीमोडायलिसिस के लिए, उसे एबी फिस्टुला कहते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेशेंट है जो आर्टरी वीनस फिस्टुला के साथ में है, इन द उसके अंदर राइट अपर एक्सट्रीमिटी में लगा रखा है, हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट के लिए लगा रखा है। व्हेन प्लानिंग केयर फॉर दिस क्लाइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू प्रमोट द क्लाइंट सेफ्टी। अब मुझे पेशेंट की, क्लाइंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है इस पेशेंट के अंदर, तो मैं क्या करूं? वो कह रहा है भाई मैं क्या करूं अब?
क्या कह रहे हैं? मैं क्या करूँ इस पेशेंट के अंदर, बताओ? सेफ्टी के लिए पहला ऑप्शन, टेक द ब्लड प्रेशर ओनली ऑन द राइट आर्म। बेटा जी, राइट साइड में उसको फिस्टूला लगा है। जब किसी को जिस साइड में सर्जरी हुई हो, जिस साइड में फिस्टूला लगा, स्क्रू शो नहीं हो रहा है, एक बार रिफ्रेश करके करना है। क्योंकि अभी जो मैं बार बार में ये पीडीएफ, हाँ फोटो शेयर करूंगा ना, ये सीधे फोटो है। मैंने टाइप करने का टाइम नहीं था तो टाइप नहीं कर सकता, तो सीधा ही फोटो ही मैं डाल के आपको रीड कर रहा हूँ। सीधा ही फोटो से ही रीड कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज अगर ऐसा कभी हो तो तुरंत अपना रिफ्रेश कर लें, जिसका ऐसा दिक्कत हो, क्योंकि आपके साथ में फोटो मैंने चला रखा है। समझ गए मेरी बात को? और जल्दी करने का प्रयास करेंगे, हाँ। और अपना अपना आंसर सोच के डन लिखेंगे। जब अपना अपना आंसर आ जाए, अपना अपना डन लिख देंगे, सर हमारा हो गया। ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे बच्चों। हाँ, जिस जिसका होता जाए वो करता जाए। अच्छा, ये जो मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूँ, इसको तुरंत तुरंत रिपीट करते चलना फिर बाद में। इसको बहुत ज्यादा रीड कर लेना। समझ गए ना, जैसे दिक्कत में है। तो पहली बात तो, एट्रियोवेनस फिस्टूला कहाँ बनाया जाता है? यस हो गया। डायलिसिस के पेशेंट में बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें हम आर्टरी और वेन का कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ बनाएंगे? तो ज्यादातर इसकी कॉमन साइड जो होगी ना, वो हम वो साथ में बनाएंगे, जहां पर हमारे पास में क्या होता है, सुन लो भाई। इसके फिस्टूला के बारे में जो मैं पॉइंट्स आपको नोट कर रहा हूँ, उन पॉइंटों को आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। कि इस फिस्टूला की पहली बात, वॉइस ब्रेक हो रही है सर, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मैंने कहा, पहली बात तो एबी फिस्टूला की बात समझ लें। एबी फिस्टूला जो बनाया जाएगा वो आप नॉन डोमिनेंट में हैंड में बनाओ, जिससे आपको हाथ को चलाने पर, क्योंकि ये तो लंबे समय तक चलेगा। एबी फिस्टूला एक दिन के लिए नहीं चलने वाला है। एबी फिस्टूला एक दिन तो नहीं चलता है ना भाई। एबी फिस्टूला तो लंबे समय तक के लिए चलता है। तो एबी फिस्टूला जब लंबे समय तक के लिए चलता है, तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी सर, कि जब एबी फिस्टूला लंबे समय तक के लिए चलता है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। क्या ध्यान रखेंगे सर इस पेशेंट में? इस पेशेंट में आप ये ध्यान रखेंगे कि ये नॉन डोमिनेंट हैंड में बनाने का प्रयास करें। कौन से हैंड में बनाओ बच्चे इसको? नॉन डोमिनेंट हैंड में बनाओ। क्यों बनाना है सर नॉन डोमिनेंट हैंड में? क्योंकि नॉन डोमिनेंट हैंड में तुम अगर एबी फिस्टूला बनाओगे, तो फायदा ये रहेगा। हम्म, फायदा ये रहेगा तुम्हें कि आपको ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, एबी फिस्टूला के बारे में और पॉइंट याद रहना चाहिए, कि एबी फिस्टूला को हम तुरंत यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? एबी फिस्टूला को तुरंत यूज नहीं कर सकते, इसको मैच्योर होने के लिए कुछ दिन छोड़ा जाता है। एट्रियोवेनस फिस्टुला जो होता है, ये परमानेंट चॉइस के लिए, ये हमारे पास में सीकेडी, जो क्रोनिक किडनी डिजीज या के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ये चॉइस का जो है प्रोसीजर है, जो किया जाता है डायलिसिस के लिए, कि ये भी फिस्टुला कर दो, बड़े इसको तुरंत यूज नहीं कर सकते। इसको यूज करने के लिए हमें 4 से 6 वीक का समय चाहिए। अच्छा, जो आज तो सॉरी कि मैं इसको जो है क्या कर रहा हूँ, आज के लिए तो आप मुझे मतलब सॉरी करें, कि मैं आप आज आपको विदाउट पीडीएफ दिए इसको पढ़ा रहा हूँ। जब आपको नेक्स्ट टाइम से इसकी पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल रहेगी, तो या तो आप इसको नोट डाउन करके रखें या फोटो कॉपी करा के निकल रखें। तो जितने पॉइंट मैं इसमें बताऊंगा, ध्यान से सुनो, जितने पॉइंट मैं इसमें बता के चलूंगा, उन पॉइंटों को आप साइड में नोट डाउन कर लेंगे, अलग पॉइंटों को, जिससे आपको जब अच्छा, इसको आप बड़ी शिद्दत के साथ में इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मेजर रूप से इसे याद करने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम में हमें हाइलाइटेड टॉपिक रहेंगे, हम सीधा सीधा इसको रीड कर पाए। एक तो हम एबी फिस्टूला को, एबी फिस्टूला है, उसमें मैच्योरेशन टाइम क्या है, ये पता होना चाहिए। मैच्योर होने में इसमें कितना समय लगता है? मैच्योर होने में 4 से 6 वीक का समय लगता है। इसमें एक पॉइंट तो ये इम्पोर्टेंट है एबी फिस्टुला का, जो हमें याद रहना चाहिए। तो 2-3 बार बोलो, एबी फिस्टुला में टाइम कितना लगता है मैच्योर होने में? 4 से 6 वीक, 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 4 से 6 वीक। ये बात कनेक्शन याद होना चाहिए। इसे नॉन डोमिनेंट हैंड में बनाओगे तो बढ़िया रहेगा। कौन से हैंड में बनाना है? नॉन डोमिनेंट हैंड में बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक सर, ये भी बात हमें समझ में आई। अच्छा, कौन कौन सी आर्टरी का इसमें कनेक्शन करना है? तो ज्यादातर हम अगर रिस्ट पे कर रहे हैं,
अगर हम रिस्ट पे कर रहे हैं, जहां हमारी कलाई होती है वहां भी कर सकते हैं, एल्बो के पास में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रेडियोसेफेलिक का कर सकते हैं या ब्रेकियोसेफेलिक फिस्टुला बना सकते हैं। और रेडियोसेफेलिक फिस्टुला बनाना है, रेडियल और सेफेलिक वेन को जोड़ रहे हैं। रेडियोसेफेलिक जो है, रेडियोसेफेलिक फिस्टुला बना रहे हैं, वो तो कहाँ पर बनाते हैं, रिस्ट के पास में बनाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई साहब ब्रेकियो, हम तो एल्बो के पास बना है, तो एल्बो के पास बना होगा तो वो ब्रेकियोसेफेलिक फिस्टुला बना होता है, फिस्टुला बना होता है एल्बो पे बना होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो बताइए सर। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई साहब एक एल्बो, एक हमें हाथ बना देगा ऐसे, ऐसे करके हाथ बना देगा एक बंदा, समझ गए ना, और वो कहेगा यहाँ एल्बो दिखाएगा और वो कहेगा ये फिस्टुला है, बताओ ये कौन सी आर्टरी के बीच में बना होगा एक्सपेक्टेड। तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप रट्टा मार के जाओगे तो ये क्वेश्चन गलत करके आओगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए सर। क्या पता होना चाहिए? ये पता होना ही चाहिए कि, समझ में आ रहा है? यस। आपको पता होना चाहिए कि हम रिस्ट के पास नजदीक बनाते हैं तो रेडियो से पहले होता है, ऊपर बनाते हैं तो ब्रैकियो से पहले होता है। इसमें से कभी भी फिस्टुला साइड से, फिस्टुला साइड से बीपी नहीं मेजर करना है, आईबी लाइन नहीं लगानी है, ब्लड सैंपल नहीं लेना है, कपड़े टाइट भी नहीं पहनने हैं। अच्छा, तुम्हें थ्रिल और ब्रूट के लिए चेक, चेक फॉर, चेक फॉर थ्रिल एंड ब्रूट, उस साइट को थ्रिल एंड ब्रूट के लिए चेक करना है, थ्रिल और ब्रूट तो नहीं है। थ्रिल क्या होता है? वाइब्रेशंस है, फीलिंग है थ्रिल। थ्रिल तो वाइब्रेशन होंगे, फील किए जाएंगे। ब्रूट क्या होगी? साउंड होगी। ये एक ब्रूट एक साउंड होती है जो कि आप स्टेथोस्कोप से सुनेंगे, ये साउंड होगी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है इसमें क्या करूंगा, उल्टा लिख देगा वो, उल्टा लिख देगा। वो लिखेगा ब्रूट को मैं फील करूंगा और थ्रिल को क्या मैं सुनूंगा। तो वाइब्रेशंस तो मुझे फील करने होते हैं, पैल्पेट करने हैं, और ब्रूट मुझे सुननी होती है, क्या मुझे करना है। क्या आपको एबी फिस्टुला के बारे में जो जो पॉइंट में, हालांकि हम इसे किस में पढ़ते हैं बेटा, रीनल सिस्टम में पढ़ेंगे। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको धीरे 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 जितना पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ उन चीजों के बारे में मैं क्लियर करके चल रहा हूँ, जैसे आने वाले समय में तुम और अच्छा फील कर सको, चीजों को और बेहतरीन कर सको। उसको कैसे कर सकते हो उसके लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा काम, आपका एक दूसरा काम क्या हो सकता है, सुन लो आज से ही, जो प्री के लिए, नेक्स्ट प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देखें। हमारे यूट्यूब चैनल पर मौसमी का फंडा, एम मौसमी, एफओएन मौसमी करके पड़ी हुई है। उसमें मैंने एफओएन मौसमी के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन है हमारे पास। एफओएन मौसमी के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुन लो। फंडामेंटल की मौसमी के अंदर मात्र मात्र 200 क्वेश्चन हैं। डेली के अगर 10 से 20 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करोगे 10 दिन बाद आपका मौसमी फिनिश हो जाएगा। तो मौसमी की बुक रखें, जिनके पास मौसमी की बुक नहीं है उनके लिए आज ही हम ये करेंगे कि मौसमी के जो 200 क्वेश्चन हैं वो आज आपको डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे। क्या कहा मैंने? आज मौसमी के 200 क्वेश्चन की पीडीएफ बना के आपको भेज दी जाएगी। तो जिनके पास में नहीं है वो बुकलेट निकलवा लें, या जिनके पास बुक है अच्छी बात है। तो वो प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे करके, अब मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं, स्पेशल बात ये रहे, अब उसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। प्लीज आप यूट्यूब में जाएं, जो मैंने आपका सेशन डाल रखा है, नहीं समझ में आए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा कहाँ पर है, उसको जाके ढूंढें और वहां से डेली के 15-15 20-20 क्वेश्चन, या वहां जाने की भी जरूरत नहीं, पहले खुद से निकालें, प्रैक्टिस करें, आफ्टर दैट उनको रीड करें, 20 क्वेश्चन डेली के। तो देखो मैं ये चाहता हूँ कि जब आप अगला पेपर देंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि मौसमी नहीं आती, कि लिपिन कोट नहीं आती, कि ये नहीं आती, कि पीआर नहीं आती, कि टारगेट नहीं आती। ये क्वेश्चंस मुझे नहीं चाहिए। आपके क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन आपको जवाब आना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। तो अब आप जब तक 1 मंथ तक आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग चलेगा, तब तक आपका काम है कि आप चाहे वो पीआर यादव हो, चाहे वो टारगेट हाई हो, चाहे वो आपका ये वाला क्वेश्चन कोई सा भी हो, हम सबको तैयार करके चलेंगे। तो चलिए बच्चों, एक बार दोबारा से चलिए, मैंने क्या आपको बोला, मैंने आपको सिंपल टर्मिनोलॉजी के अंदर बोला कि हमारे पास में एट्रियोविनस फिस्टुला जो होता है, कौन सा बच्चे, एट्रियोविनस फिस्टुला होता है, उसमें कुछ बातें जो स्पेशल हमें याद रखनी चाहिए वो समझें। एट्रियोविनस फिस्टुला किसी को लगा हुआ है तो मैच्योर होने में 4 से 6 वीक का समय लगता है सर, तुरंत उसे यूज नहीं कर सकते सर। उस जिस आर्म में अंदर लगा हुआ है वैसे हम नॉन डोमिनेंट आर्म में लगाते हैं, जिससे हमें दिक्कत ना रहे। 2 जगह लगा सकते हैं, रिस्ट के पास में भी लगा सकते हैं, एल्बो के पास में भी लगा सकते हैं। जब रिस्ट के पास में लगाते हैं तो रेडियो सेफेलिक होता है, और जब हम एल्बो के पास में लगाते हैं
तो वो हमारे पास में ब्रैकियोसेफेलिक होता है, और इसमें हमें थ्रिल और ब्रूट के लिए चेक करना होता है। दूसरी बात हमारे पास में जो है इसको प्रोटेक्ट करके रखना है। इंटरनल होता है, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं, तो दिस इज अ गुड थिंग। बताओ बच्चों, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए। क्वेश्चन का आंसर अगर तुमने पहले से सोच लिया है तो जल्दी आंसर करिए, सर हमारा आंसर क्लियर है। अगर तुमने सोच लिया है तो बता दो। हो गया सबका? डन डन कर दो जिनके आंसर क्लियर है, लिखना नहीं है। तो देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि टेक द ब्लड प्रेशर ओनली ऑन द राइट आर्म। राइट आर्म पर नहीं लेंगे क्योंकि राइट आर्म में एपी फिस्टुला बना हुआ है, तो ये गलत ऑप्शन है कि ये तो हमें नहीं करना है। यूज द फिस्टुला फॉर ऑल वेनिपंक्चर एंड इंट्रावीनस फिस्टुल इन्फ्यूजन। तो हमने पहले ही कहा कि आईवी इन्फ्यूजन के लिए, आईवी लाइन के लिए हम उस साइट को यूज नहीं करते हैं, उस हाथ को यूज नहीं करेंगे। इंश्योर द स्मॉल क्लैंप आर अटैच्ड टू द एबी फिस्टुला ड्रेसिंग। क्लैंप ब्लैंप कुछ भी नहीं लगाना है, उस साइट को यूज किसी पर्पज के लिए नहीं करना है। आंसर आया, असेस द फिस्टुला फॉर प्रेजेंस ऑफ ब्लूड एंड थ्रिल एवरी 4 हावरली। अच्छा, ये प्रेजेंट होना नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, ध्यान से बता दो। अच्छा ये भी बता दो मुझे कि यहाँ पर अगर थ्रिल और ये प्रेजेंट रहेगा, दिस इज नॉर्मल और अब नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है। एबी फिस्टुला में नॉर्मल है, बट अगर नॉर्मल आर्टरी में मिले, एबी फिस्टुला नहीं बना रखा, मैंने किसी आर्टरी में नॉर्मली देखा, एक नॉर्मल पेशेंट आया मेरे पास और मैं किसी आर्टरी में पेन हो रहा है और मैंने वैसे देखा, उसमें अगर ब्रूट और थ्रिल आ रहा है तो दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, वो अब नॉर्मल होता है। नॉर्मल पेशेंट में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो अब नॉर्मल होता है, वो आपके ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है। यहाँ पर अब नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर अब नॉर्मल नहीं है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा जितना मैं समझ पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि देखिए भाई साहब, एक क्लाइंट विद द वुंड इन्फेक्शन, एक पेशेंट है जिसको वुंड इन्फेक्शन हो गया एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। एक पेशेंट है जो किसका है मेरे पास में, ऑस्टियोमाइलाइटिस का पेशेंट है। एक पेशेंट है जो किसका है भाई साहब, ऑस्टियोमाइलाइटिस का पेशेंट है और वुंड इन्फेक्शन का पेशेंट है। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चलेगा, मोस्ट कॉमन यहाँ पर, अब मैं तो हर क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। मैं तो कहूंगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस, जिसको नहीं पता वो पता होना चाहिए। ऑस्टियोमाइलाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज नहीं पता तो वो पता होना चाहिए। ऑस्टियोमाइलाइटिस से मतलब क्या होता है बेटा? मैं तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सीखना है बेटा जी, सीख रहे हैं ना? तो अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर तुम्हें पता हो कि मोस्ट कॉमन जो कॉज हो सकता है, मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस का, वो एक तो याद रहना चाहिए, और वो होता है हमारे पास स्टेफाइलोकोकस और यस, भूलना नहीं है, स्टेफाइलोकोकस और यस, ये यहीं पर लिखना है। अच्छा आज का तो आपके पास में बुकलेट नहीं मिली है आपको, इसलिए आप नहीं लिख पा रहे, बट आज के बाद जब आप आएंगे तो प्लीज आप लोगों से विशेष आग्रह है कि ज्यादा नहीं तो 50-100 क्वेश्चन की मैं बुकलेट अवेलेबल करा दूंगा। 50-50 100-100 क्वेश्चन की भी आप अगर बुकलेट बनाएंगे ना तो हो जाएगा काम है। 100-100 क्वेश्चन की बुकलेट बना लीजिए, 100-100 की बना लीजिए, 100-100 की पीडीएफ निकाल लीजिए, ठीक है ना? 100-100 की निकालेंगे ना तो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो 100 क्वेश्चन की बुकलेट बना लीजिए या फिर बुक परचेज कर लीजिए, जो आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। तो 100-100 की बनाएंगे तो 100-100 में जो जगह रहती है उसमें लिख लेना है। अच्छा ये हाइलाइटेड क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होंगे, तो इसलिए आप उनको बार बार रिपीट करेंगे, समझ गए ना? अच्छा ये बार बार में याद आने चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस से और ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करना है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है सर। मैं तो क्वेश्चन दूसरा बता रहा हूँ बट इसको पढ़ा के चल रहा हूँ, ठीक है? तो इसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, उसको उसको कौन सी थेरेपी चल रही है? हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है बच्चों। सर अब क्वेश्चन नहीं आता है, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब पता है किसी को तो बता दे। ड्यूरिंग द थेरेपी द नर्स इम्प्लीमेंट विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन, हमें क्या करना है? क्वेश्चन है कि हाइपर बैरिक थेरेपी उस पेशेंट को चल रही है, क्या चल रही है उसको? हाइपर बैरिक थेरेपी चल रही है, हमें उस पेशेंट के लिए क्या करना है? समझ गए ना? देखो हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी को कई बार HBOT लिख देता है फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। तो हाइपर बैरिक, बैरिक यानी होता है प्रेशर,
ठीक है ना। हाइपर बैरिक, बैरिक मतलब प्रेशर। बैरोमीटर नहीं होता आपके पास में, समझो मेरी बात को। क्या हमारे पास बैरोमीटर होता है? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है। तो हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जब हम किसी पेशेंट को देते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक प्रेशर रहेगा, एक हाई प्रेशर हमारे पास चैम्बर रहेगा। उस हाई प्रेशर चैम्बर के अंदर प्रेशर मेंटेन करेंगे, ज्यादा प्रेशर होगा, और फिर उसके अंदर हम 100% ऑक्सीजन दी जाती है, जिससे वो आपके अंदर अच्छे से जा पाए। इसके लिए ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, टिश्यू तक ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, तो आपके पास में जो वुंड होगा वो हीलिंग में मदद मिलेगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, एनारोबिक बैक्टीरिया को कंट्रोल, एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्रो करते हैं, उनको रोकने में मदद हो सकती है। नहीं समझ में आया बच्चों? मैंने क्या है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऐसे बैक्टीरिया जो आपके एरोबिक है, वो तो ठीक है, इसमें ग्रो करेंगे। ये ये समझने वाला विषय है भाई। अगर एनारोबिक बैक्टीरिया है कोई, वो तो मर जाएगा ना सर। समझ में आ रहा है? तो ये भी ध्यान रखना है। चलो, अगर मैं कह रहा हूं कि किसी पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को ठीक है, तो आपको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब समझ में आ गया कि आप हाई प्रेशर के साथ में एक चैम्बर होगा, उसमें 100% ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे, वो थेरेपी जाएगी। ऐसा इसको पेशेंट को चल रहा है। तो अब ये कह रहा है कि आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, प्रायोरिटी एक्शन क्या करेंगे। ये प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। मेंटेन एन इंट्रावीनस एक्सेस, तो आईवी लाइन का तो जिक्र ही नहीं हुआ इसमें कि आईवी लाइन का कुछ करना है हमें। भाई कोई आपसे, कोई ने आईवी लाइन की कोई बात करी है क्या इसमें? क्या इसने, किसी ने आईबी लाइन की बात करी है क्या? नहीं, आईबी लाइन की तो बात नहीं करी है। हाई प्रेशर के साथ में आपको ऑक्सीजन देनी है सर्दी, ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन होता है। ठीक है। इंश्योर दैट ऑक्सीजन इज बीइंग डिलीवर्ड, यस, ऑक्सीजन तो देनी है सर। क्या ऑक्सीजन देनी है क्या? यस, ऑक्सीजन तो देनी है। ठीक है। एडमिनिस्टर सेडेशन, एडमिनिस्टर सेडेशन टू प्रिवेंट क्लस्ट्रोफोबिया। समझ में आ रहा है? तो वो हमारा प्रायोरिटी नहीं रहेगा। हाइपर ऑक्सीजन बैरिक थेरेपी में पेशेंट को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है क्या? तो सब में नहीं होता, याद रहे, सब में तो नहीं होता। अब हमारे पास में प्रायोरिटी ढूंढनी है, हमें प्रायोरिटी ढूंढनी है कि हमें क्या कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, क्लॉस्ट्रोफोबिया फोबिया तो हमारे हर पेशेंट में तो नहीं होगा ना। अब जब हर पेशेंट में क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होता, हर पेशेंट में क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं होता, भाई साहब आपको याद होना चाहिए कि एक पेशेंट है और एक पेशेंट जो होता है, उसमें याद रहना चाहिए आपको। क्या याद रहेगा सर? क्या याद रहना है भाई साहब आपको? यस, ये हाइपरबैरिक है, तो उसमें आप प्रेशर के साथ में दे रहे हैं, एक चैम्बर के अंदर दे रहे हैं मिलके। यस, आप एक चैम्बर के अंदर दे रहे हैं। अब जो एक चैम्बर के अंदर आप दे रहे हैं ना, एक चैम्बर के अंदर दे रहे हैं ना,
एक चैम्बर के अंदर हाई प्रेशर से जो दे रहे हो। क्लॉस्ट्रोफोबिया तो इसको निश्चित रूप से हो सकता है। बट सर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बच्चों, क्या ये प्रायोरिटी है? इसलिए प्रायोरिटी नहीं है, हर किसी को तो नहीं होगा, कुछ को होगा, किसी को नहीं होगा, तो किसी में करना है, किसी में नहीं करना, तो ये तो नहीं मतलब किसी में करना, किसी में नहीं करना। बट ऑक्सीजन तो सब में देनी है। इन दोनों में से प्रायोरिटी देखूं तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी। दूसरा, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द क्लाइंट्स फैमिली, कि पेशेंट की जो फैमिली है उसको हम क्या दें, इमोशनल सपोर्ट दें। तो मेन ज्यादा सपोर्ट जो इमोशनल सपोर्ट देनी होती है वो पेशेंट को देनी होती है। किसको देनी होती है? पेशेंट को देनी होती है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारे पास में प्रायोरिटी ट्रीटमेंट या प्रायोरिटी गोल मिला, वो हमारे पास मिला ऑक्सीजन। आपको पास में सबसे ज्यादा, आपको अगर कुछ करना है तो इंश्योर करना है कि उस पेशेंट को क्या ऑक्सीजन मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। तो देखो यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन सीखे। ऊपर वाले में हमने एबी फिस्टुला के बारे में क्या 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 सीखा। एबी फिस्टुला मैच्योर होने में 4 से 6 वीक का समय लगता है। नॉन डोमिनेंट में लगाते हैं। अगर रिस्ट पे लगा रहे हैं तो रेडियो से पहले होता है। अगर हम एल्बो पे लगा रहे हैं तो ब्रेकियो से पहले फिस्टुला होता है। अगर इसमें हमें कोई बीपी नहीं लेना है, आईबी नहीं लेना है, ब्लड सैंपल नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, ब्लड प्रेशर चेक नहीं करना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। समझ में आ गया? उसके बाद में दूसरी बात हमने अभी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी समझी। तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी में हम क्या समझे बच्चों, कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी होती है सर, जो हमारे पास उसमें एक चैम्बर में हम बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं और उसके माध्यम से उसको थेरेपी को यूज किया जाता है। उसके लिए क्लोस्ट्रोफोबिया हो सकता है, बट हमारा प्रायोरिटी गोल है कि वहां पर ऑक्सीजन जाए, प्रेशर के साथ में जाए। तो ये तो हमारे लिए इसेंशियल सबसे प्रायोरिटी का चीज हो सकता है। बताओ भाई, कोई भी बच्चा जिसको नहीं आया वो बताए सर नहीं आया। एनीबॉडी? या तो आगे आया तो एक बार रिपीट कर दो, फास्टली रिपीट करो। मैं फिर कह रहा हूँ, हम जो पढ़ रहे हैं वो हम इस बेस में पढ़ रहे हैं अब की बार, कि हमें चीजें बहुत मजबूती के साथ में तैयार होनी चाहिए। हम गधों की नहीं पढ़ेंगे। हम इस बार इसलिए पढ़ रहे हैं इन सारे क्वेश्चनों को कि हम और ज्यादा तेजी के साथ में निकाल पाए। जल्दी के साथ में चले भाई, रिपीट हो जाना चाहिए सबके। कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है या कुछ भी गड़बड़ कर रहा है, फिर उसको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा कुछ ही दिनों के बाद में। फिर उम्मीद ना करें कि आपको चीजें मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, 4th नंबर का क्वेश्चन, ध्यान से सुने। ए क्लाइंट इज ड्यू टू हाइड्रोथेरेपी फॉर बर्न ड्रेसिंग। हाइड्रोथेरेपी चल रहा है, एक पेशेंट किस पे बेटा, हाइड्रोथेरेपी पे चल रहा है। हाइड्रोथेरेपी का मतलब समझे, पानी उसको ज्यादा दिया जा रहा है। एक पेशेंट है जो हाइड्रोथेरेपी पर है और बर्न ड्रेसिंग चेंजेस। हाइड्रोथेरेपी फॉर बर्न ड्रेसिंग चेंजिंग के लिए हाइड्रोथेरेपी, ध्यान से सुने, बर्न की ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और बर्न ड्रेसिंग चेंजेस, और बर्न ड्रेसिंग चेंजेस, हाइड्रोथेरेपी दे रहे हैं हम, ठीक है, टू इंश्योर दैट द प्रोसीजर इज मोस्ट टॉलरेबल फॉर द पेशेंट। अच्छा, इसमें क्या करेंगे सर? मतलब सर, हाइड्रोथेरेपी का मतलब है, हाइड्रोथेरेपी का मतलब क्या हुआ, बर्न ड्रेसिंग के लिए। आप एक बार कभी देखा होगा आपने, सर इसका मतलब क्या है, पहले मतलब नहीं समझ में आएगा तो आधी चीजें तो वैसे ही गलत हो जाती हैं। सर देखो, आपने कभी देखा होगा कि हमने कभी पेशेंट जो होता है उस पेशेंट के ऊपर टैप लगा होता है, कोई भी चीज को चिपकाने के लिए हम पेशेंट के टैप लगा देते हैं तो उसके बालों से चिपक जाता है। जब उसको निकालते हैं तो बड़ा पेनफुल होता है नहीं होता है? यस होता है। उसी तरीके से उसी तरीके से जब कोई घाव होता है ना, जब उस पे आप ड्रेसिंग करते हो, गॉज ड्रेसिंग करते हो, तो आपने कई बार नोटिस पाई किया होगा कि वो जो है ना, वो गॉज जो होता है वो चिपक जाता है आपके घाव से। आपके घाव से क्या होता है, वो चिपक जाता है। वो आपके घाव से चिपक जाता है, इसलिए प्रॉब्लम क्या होती है, आप जब उसको हटाते हैं तो दर्द होता है। क्वेश्चन कह रहा है क्लाइंट इज ड्यू इन हाइड्रोथेरेपी फॉर बर्न ड्रेसिंग। ड्यू है मतलब अभी हुआ नहीं है, ड्यू है, हाइड्रोथेरेपी करनी है, हुई नहीं है अभी तक। समझ में आया? हाइड्रोथेरेपी करनी है, अभी हुई नहीं है। ठीक है सर, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हाइड्रोथेरेपी जब हम देंगे तो वो बर्न ड्रेसिंग को रिमूव करने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसको गीला कर देंगे हम। जो पहले की ड्रेसिंग लगी अब गीली हो जाएगी तो इजीली हट जाती है, ये हमें ऑलरेडी पता है। टू इंश्योर दैट द प्रोसीजर इज मोस्ट टॉलरेबल फॉर द क्लाइंट, ये हमें देखना है कि भाई वो पेशेंट के लिए सबसे टॉलरेबल कब हो सकता है। नर्स टेक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन,
हमें क्या करना चाहिए? इंश्योर दैट द क्लाइंट हैज ए रॉब एंड स्लीपर्स होने चाहिए, उसके पास में कोई रॉब हो या स्लीपर हो, ये हमें मेंटेन करना है। या फिर हमें जो है, अब अपने अपने आंसर देख लें। एडमिनिस्टर द एनालिसिस 20 मिनट, जब भी ये से 20 मिनट पहले हमें क्या करना है, एनालिसिस देना है। सेंड ड्रेसिंग सप्लाईज विद द क्लाइंट टू हाइड्रोथेरेपी, या एडमिनिस्टर द इंटरवीनस एंटीबायोटिक 30 मिनट बिफोर द थेरेपी। हमें क्या करना है? अपना अपना आंसर डन करके रखें। देखेंगे किस किस का आंसर ठीक होता है, किसका गलत होता है। गलत हो जाता है कोई बात नहीं। अच्छा, ये रॉब का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन आता है। रॉब का मतलब अगर नहीं समझते हो तो मैं बता देता हूँ। जो हम ढीले कपड़े पहनते हैं ना, उनको बोलते हैं रॉब। ROBE, रॉब। रॉब यानी होते हैं ढीले कपड़े। जो ढीले कपड़े पहनते हैं ना, लूज से कपड़े पहनते हैं, वो वाले ये ढीले कपड़े पहनते हैं। कि भाई साहब एक पेशेंट है जिसका ये होने वाला है, तो हमने ढीले से कपड़े दे दिए उसको, ढीले से कपड़े दे दिए और स्लीपर्स दे दिए, या एनाल्जेसिक दे दिए। क्या करें हम? तो इसलिए 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 सब लोगों का आंसर आ गया। चलिए, सबने आंसर कर लिया। सबने अपना अपना आंसर कर लिया। सबने अपना अपना आंसर कर लिया, तो मैं आगे बढ़ूं। चलो, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम रनिंग वाटर से क्लीन करके कर सकते हैं। इसमें हम इसे गीला करना है तो ये रनिंग वाटर में कर सकते हैं। टब में पेशेंट को रख के कर सकते हैं। सर्कुलेटिंग वाटर जो हॉस्पिटल सेटअप में होता है उससे कर सकते हैं। ल्यूक वार्म हो सकता है। धीरे धीरे हटाना है। तो याद रहे, दर्द होगा, भाई दर्द होगा पेशेंट को। तो दर्द होगा तो एक तो तब नहीं करना है जब जस्ट खाने से पहले नहीं करना है। ठीक है, कि आपको तुरंत खाना नहीं दे देना है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए। दर्द होगा इसलिए पहले आपको क्या देना है? क्या एंटीबायोटिक से दर्द जाता है? नहीं। अच्छा, ढीले कपड़े और स्लीपर से क्या फायदा मिलेगा? अगर कोई कह रहा है कि भाई साहब ढीले कपड़े पहना दो और स्लीपर पहना दो, तो क्या भागना है क्या पेशेंट को? क्या हम जब ड्रेसिंग निकालेंगे पेशेंट को भगाएंगे क्या? ले तू भाग, हम तेरे पीछे पीछे भागेंगे, इसलिए तू पहले जूते चप्पल पहन ले। लो तेरे लिए पहले से जूते चप्पल ला के रख देते हैं। तू भागना जब हम तेरी ड्रेसिंग निकालेंगे, और पीछे पीछे हम भागेंगे। ठीक है ना? तो ये तो जरूरी नहीं है ना भाई। ये तो जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? तुम्हारा मन कर सकता है सर। अच्छा है सर। अच्छा है सर, ढीले ढीले कपड़े कंफर्ट देंगे, इसलिए दे दें कैसे? तुम्हारा मन है। तुम्हारे मन का मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, स्लीपर क्यों दे रहे हैं? ये इसलिए स्लीपर दे रहे हो कि हम पे प्रोसीजर नहीं आए तो जूते मारना। हाँ, पकड़ के यही जूते देना अगर हम ढंग से नहीं निकालें तो। हाँ, व्यवस्था और कर रहे हो तुम जूते चप्पल की उसको, भागने के लिए या तुम पे पिटने के लिए? कि हाँ भाई, सब दर्द ज्यादा करे तो चप्पल खोल के यही मारना तुम। भाई से बिठा के बेड पे करना है, भागना थोड़ी है। तो ये तो नहीं करना है। एडमिनिस्टर एन एनाल्जेसिक, तुरंत देने से तो फायदा नहीं होगा। हाँ भाई, तुरंत देने से एंटीबायोटिक जो है, आपने तुरंत दी है क्या? आपने एनाल्जेसिक दिया तो उसको बहुत जल्दी फायदा तो नहीं मिलेगा। तो तुरंत से तो नहीं मिलेगा, तो हमें पहले देना है। तो हम 20 मिनट पहले कम से कम उसको जो है आपके पास में ये थेरेपी देके चलेंगे जिससे प्रॉब्लम्स ना हो। 20 मिनट पहले देना है। एडमिनिस्टर 20 मिनट्स बिफोर द थेरेपी, 20 मिनट पहले दे देंगे आप, जिससे प्रॉब्लम ना हो। सेंड द ड्रेसिंग सप्लाई विद द क्लाइंट टू हाइड्रोथेरेपी। समझ में रहे? ये भी नहीं होगा। सबसे पहले हमें, इसमें दर्द होता है इस प्रोसीजर में। अभी ड्यू है, ड्यू का मतलब होता है अभी नहीं हुआ है, करना है। तो करने के लिए हमें ये ध्यान रखना जरूरी है। 20 मिनट पहले आप जो है ये देखे चलेंगे। बच्चों, क्लियर है सभी का? तो जल्दी से यस करें। क्या हो गया? इसका मतलब क्या था? हाइड्रोथेरेपी है, उसका मतलब है गीला करना है ड्रेसिंग को। तो वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं आपके दिमाग में, आपके दिमाग की बत्तियां जल जानी चाहिए। बताओ भाई सर, सभी की बत्तियां जली है क्या? जल गया ना सर? यस, जला के बैठे हैं सर। अगला क्वेश्चन। द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद द हार्ट फेलियर हु इज मैग्नीशियम लेवल इज 1.4 mg पर DL। हार्ट फेलियर का पेशेंट है। एक हार्ट फेलियर का पेशेंट है भाई साहब हमारे पास में, जिसके अंदर मैग्नीशियम का लेवल 1.4 mg पर DL है। समझ में आ रहा है? मैंने कहा बहुत बढ़िया। हार्ट फेलियर का पेशेंट है। मैग्नीशियम का लेवल आपके पास में कितना है? वेरी गुड। अच्छा, नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल कितना कितना होता है?
नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल कितना होता है? जल्दी करो भाई, हमने पढ़ा हुआ है। 1.8 टू 2.8 mg per dl, बिल्कुल 1.6 से 2.6 बोलो या 1.7 से 2.7 बोलो चलेगा। मतलब ये लगभग लगभग 3 तक जा सकता है, इसलिए कई बार हम 1.6 से 2.6 बोलते हैं मैग्नीशियम को, तो घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सर? पहले तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन चलने चाहिए। क्या चलने चाहिए? कि मैग्नीशियम के फंक्शन क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो पहला तो क्वेश्चन यही चलना चाहिए ना कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी में करता क्या है। सर वो तो बता दो कि मैग्नीशियम क्या करता है हमारी बॉडी में। नॉर्मल लेवल तो हमें पता लग गया कि नॉर्मल लेवल तो वैसे तो कहूँ ना कि नॉर्मल लेवल कितना होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए, रट जाना चाहिए कि 1.8 से 3 लिख दो, 1.6 से 2.6 लिखोगे तब भी चलेगा। तो लैब टू लैब अलग अलग हो सकता है। अब इसके काम देख लो, तो काम समझ में आ जाएंगे, तो काम वैसे ही हो जाएगा। सर क्यों? करता है क्या ये पता होना चाहिए। अगर काम पता है तो काम इजी हो जाएगा। ठीक है। सर बताओ क्या काम करता है? एंजाइम के फंक्शन में काम आता है। एंजाइम के लिए काम जरूरी है, एंजाइम्स के लिए। एंजाइम इसकी उपस्थिति में काम कर पाते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। तो मतलब ये एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, मतलब हमारी एनर्जी वगैरह बनती है उसमें, एंजाइम की रिएक्शंस में। मैं फिर दोबारा से पढ़ा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्यों पढ़ा, अच्छा मैं धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम पकड़ करके चलो। भाग के भी कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन उठता है कि भाग के भी कहाँ जाएंगे। इन क्वेश्चनों को भाग के ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि इन क्वेश्चनों को थोड़ा ठीक से पढ़ के चलें, इनमें चीजों को और पकड़ बना के चलें, चीजों को बेहतरीन करके चलें। बस इतना ही है, तो इनको पढ़ें। एंजाइम फंक्शन में हेल्प करेगा। एंजाइम फंक्शन में हेल्प करेगा मतलब हमारी ऊर्जा बनाने में मदद करेगा हमारी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कि इंक्रीज दूसरा चीज हो सकता है कि हमारे पास में मसल के फंक्शन के लिए होता है, मसल रिलैक्सेशन के लिए जरूरी होता है, मसल को रिलैक्स करवाता है। अगर मसल रिलैक्स नहीं होगा तो हमें क्या होगा सर? अगर मैग्नीशियम की कमी होगी तो क्या होगा? क्रैम्पिंग आने लगेंगी, स्पाज्म आने लगेंगे। तो ये मसल जो है रिलैक्सेशन करवाता है। M4 मसल का रिलैक्सेशन करवाता है। मसल रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है। ध्यान से सुनते जाएं कि हमारे पास में मैग्नीशियम के क्या फंक्शन हो सकते हैं। तो मैग्नीशियम हमारे मसल रिलैक्सेशन के लिए जरूरी हो सकता है। मसल जो है ये हमारे पास में इसके लिए काम हो सकता है। ये नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में जरूरी हो सकता है, बिल्कुल मसल्स के लिए भी है। और मसल्स के बाद में नर्व आता है, तो नर्व के जो है हमारे पास नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में जरूरी हो सकता है। अच्छा ये आपको वहीं पर लिख लेने हैं फिर, जिससे आपको बार बार में नई नई चीजें ढूंढनी नहीं पड़े। देखो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जो आपके पास में कंटेंट है ना, उसको आप एक बुकलेट बनाएंगे। विशेष आग्रह है, नहीं बनाएंगे तो चलेगा, और जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं या जो लोग मेरी मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो प्लीज मुझे फॉलो करें। और फॉलो करने का बेस्ट तरीका यही हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको कर लें। जो आपको या तो बुक परचेज करो, बुक नहीं है आपके पास में तो जो मैं सीधा बुक से ही करवा रहा हूँ ये क्वेश्चंस, सीधा बुक में जाएं, वहां से आप रीड करें इनका। जो चीज आपको इसमें इन्वॉल्व करके चल रहा हूँ, उन चीजों को आप ज्यादा तरीके से जो है ढूंढें और पढ़ने का प्रयास करें, तो हम इनको और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना? मेरा उद्देश्य है कि इस बार आप और भी बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजों को जितने भी हमें फंडे हो सकते हैं वो सारे अपनाएंगे। ठीक है ना? तो ये हमें सारा का सारा कंटेंट करना है। ठीक है, बढ़ जाऊँ आगे बच्चों। तो मैंने कहा यहाँ पर आपका कि आपके एनर्जी में इन्वॉल्व हो रहा है, मसल के रिलैक्सेशन में, नॉट इन कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है, ये रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर ये नहीं होगा तो स्पाज में आएंगे सर, इसका मतलब ये हुआ सर। तो मसल के रिलैक्सेशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो तुम्हारा काम आ रहा है वो पता होना चाहिए सर। मसल हो गया, नर्व हो गया, उन दोनों में काम आ रहा है क्या सर? हार्ट में भी काम आता है, हार्ट रिदम को मेंटेन करता है, अरिथमिया नहीं होने देता है। तो हार्ट हार्ट प्रिवेंट द अरिथमिया को, हार्ट रिदम को मेंटेन करता है।
अरिथमिया नहीं होने देगा हार्ट रिदम को। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा तो रिलैक्स भी तो होना है। हार्ट रिदम मेंटेन करने में काम आता है, हार्ट रिदम को मेंटेन करता है, प्रिवेंट करता है अरिथमिया को, बोन को स्ट्रांग बनाता है, कैल्शियम के साथ में मिलके बोन को स्ट्रांग बनाता है। बॉडी का 60% जो है आपके पास में, बॉडी का लगभग बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम होता है बोन में होता है, बोन में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन में प्रेजेंट होता है। ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल को भी मेंटेन करता है, बीपी कंट्रोल में रखता है, बीपी कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, और इंसुलिन के जो फंक्शन होते हैं उनको बढ़ाता है। इंसुलिन के जो फंक्शन है उनको इम्प्रूव करता है, इंसुलिन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अब देखो एक बार दोबारा से मैग्नीशियम पे जाएं। देखो मैं दोबारा से इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका जो सारा कंटेंट को क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अपने कंटेंट में थोड़ी सी पकड़ बनाएं। चलिए मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूँ। मैग्नीशियम क्या है? पहले तो मैग्नीशियम का नॉर्मल वैल्यू हमें समझ में आना चाहिए और रिजिड नहीं होना है। सर ने बताया था कि मैग्नीशियम का वैल्यू 1.6 टू 2.6 या 3 तक जा सकता है। अगर आपका लेवल नीचे जा रहा है, 1.6 से भी नीचे जा रहा है, तो दिस इज हाइपो की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, हाइपो की तरफ जा रहे हैं, कम हो सकता है। सर पहले तो हमें मैग्नीशियम के नॉर्मल फंक्शन आने चाहिए। सर मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम का अपना मैक्सिमम जो कंटेंट होता है, मैक्सिमम जो आपके पास में मैग्नीशियम प्रेजेंट हो सकता है वो आपकी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। 60% मैग्नीशियम हमारी बोन के अंदर होता है, तो मतलब बोन को मेंटेन कर रहा है। फिर उसके बाद बॉडी के साथ में जुड़ी हुई है मसल्स, तो ये मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए जरूरी होता है, नर्व ट्रांसमिशन के लिए जरूरी होता है, हार्ट की रिदम को मेंटेन करने के लिए जरूरी हो सकता है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन में मैंने आपको बता दिया एनर्जी के लिए जरूरी हो सकता है। तो ये हमारे मेजर काम है इसके, जो ये हमारे पास में करता है। दूसरी बात, ये हमारे पास इंसुलिन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अगर ये मैग्नीशियम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे ग्लूकोज का लेवल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में। बीपी को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हार्ट रिदम को में मेंटेन कर रहा है, तो बीपी को कंट्रोल करता है। इंसुलिन मतलब हाइपरटेंशन और डायबिटीज के लिए भी, मतलब समझ रहे हो ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है। अब देखते हैं इसको। तो अब हमें क्या करना है, जब एक पेशेंट इस तरीके से हमारे पास में आया है तो क्या करें? तो मॉनिटर द क्लाइंट फॉर द इरेगुलर, आप आपका आंसर कर लें पहले, पहले आप डन कर लें, आप अपना आंसर डन कर लें कि आपने क्या किया, आप अपना कंसिडर कर लें। आप अपना आंसर डन करके रखें। डन हो गया? चलो अब मैं रीड कर देता हूँ। अब मैं रीड कर देता हूँ। पहला ऑप्शन कह रहा है एडमिनिस्टर द इंट्रावीन, क्या, प्रोवाइडेड डाइट ऑफ ग्राउंड बीफ, एग्स, चिकन ब्रेस्ट। ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं सोर्स की कहूँ की बात, ये थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये मिलता कहाँ से है। अगर आपको ये पता हो कि ये मिलता कहाँ से है तो तुम और थोड़ा अच्छा कर पाओगे। देखो, सोर्स ऑफ मैग्नीशियम भी तुम्हें पता होना चाहिए। जब आपका इतना बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट है तो तुम्हें सोर्स ऑफ मैग्नीशियम को देखना चाहिए। ग्रीन लेफी वेजिटेबल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वहां से मिलता है ये बढ़िया से। हमारे पास नट्स, नट्स का मतलब जैसे आपके दाग बादाम हैं, सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड हैं, कैश्यूज हैं, उनसे मिलता है, नट्स एंड सीड से मिलता है, ठीक है। होल ग्रेन, जो होल ग्रेन होता है, ओट वगैरह, उनसे मिलता है, होल ग्रेन से मिलता है। समझ में आ रहा है? पल्सेज है, लेग्यूम्स है, फ्रूट्स हैं, बनाना वगैरह में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, इनमें मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। चलो हम बात करते हैं। तो सर, क्या हमने ज्यादा बात की क्या? तो प्रोवाइडेड डाइट ऑफ द ग्राउंड या बीफ या एग एंड चिकन ब्रेस्ट, समझ गए ना आप मेरी बात? तो ये तो नहीं है इसका बढ़िया सोर्स। हाँ, कमी तो थी, कमी तो थी, बट क्या ये बेस्ट सोर्स हो सकता है? नहीं, ये तो बढ़िया सोर्स नहीं है सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टीच द क्लाइंट टू अवॉइड द फूड हाई इन द मैग्नीशियम। अरे भाई साहब, उसको देना है, अवॉइड थोड़ी ना करना है। टीच द क्लाइंट टू अवॉइड, अवॉइड नहीं करना है, मैग्नीशियम वाला खाना उसे देना है, क्योंकि मैग्नीशियम की उसके अंदर कमी है। क्योंकि नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल जैसे 1.62 जो है हमारे पास में 2.6 या 3 तक हो सकता है, एमजी पर डीएल होता है, तो ये तो कमी है, तो देना है, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। इनकेस द इंटेक ऑफ एंटा एसिड विद द फॉस्फेट, कि हम जो है एंटा एसिड फॉस्फेट के साथ में दें, एंटा एसिड, क्योंकि यहाँ एसिडिटी का कोई इश्यू था क्या? समझ में आ रहा है क्या? क्या यहाँ
और फॉस्फेट तो वैसे भी नहीं देना है, ये तो फिर और गड़बड़ हो जाएगी। मैग्नीशियम फॉस्फेट, समझ में आ रहा है? एंटासिड फॉस्फेट नहीं देना है, ये तो और गड़बड़ कर देगा। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे मैग्नीशियम का अगर फंक्शन पता है तो हम इसका आंसर बहुत आराम से कर सकते हैं कि मैग्नीशियम का फंक्शन हार्ट की रिदम को मेंटेन करना होता है। मतलब हार्ट रिदम गड़बड़ कर सकती है, नर्व कंडक्शन गड़बड़ कर सकता है मैग्नीशियम में, सुनपन आ सकता है, और मसल कॉन्ट्रैक्ट स्पाज्म आ सकते हैं, ये हमें पता है। हमारा ग्लूकोज लेवल गड़बड़ कर सकता है, हमारा बीपी गड़बड़ कर सकता है। तो इन चीजों को हमें मॉनिटर करना चाहिए जब किसी पेशेंट के अंदर मैग्नीशियम को हम चेक कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मॉनिटर द क्लाइंट फॉर द इरेगुलर हार्ट रिदम। तो ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप क्या करेंगे जब एक पेशेंट में मैग्नीशियम की कमी रहेगी, तो हम सर मॉनिटर करेंगे उसे इरेगुलर हार्ट रिदम के लिए। तो दैट्स गुड, इज राइट आंसर इज, क्वेश्चन का आंसर राइट हो गया। कितने लोगों को सही गया वो देख लो, एक बार मैग्नीशियम को दोबारा से रीड करके देख लो अपना, एक बार मैग्नीशियम को रीड करके देख लो, क्या आपको समझ में आया ये गड़बड़ हो गया? जल्दी से तो भाई, सब लोगों के आंसर तेजी के साथ चलते रहने चाहिए। आज हम बहुत कम क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं, हमें और भी निकालने चाहिए थे ना। हम्म, हमें तो ज्यादा निकालने चाहिए थे। देखो एक बार दोबारा से रीड कर लो, एबी फिस्टुला के बारे में इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट थे वो भी रीड कर लो। करते जाओ भाई, फास्टली फास्टली करना चाहिए बेटा जी। जब तुम फास्टली फास्टली करोगे तभी तो मजा आएगा ना। फास्टली फास्टली अब अच्छा एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, कि थोड़े दिन बाद में जब तुम इनको निकालते जाओगे ना, जब इनको तुम निकालते जाओगे काफी दिन तक, तब आपके जब 100 150 200 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चनों में आप अपना दिमाग खुद लगाने लग जाएंगे, क्योंकि फिर आपको अपना दिमाग दौड़ाना आ चुका होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आप अपना दिमाग खुद से दौड़ाने लग जाएंगे, आपको मजा आने लग जाएगा, आपकी चीजें आपको परफेक्टली आने लगेंगी। तो आप थोड़ा सा खुद ही सोचने लगेंगे कि अच्छा सर कर दें क्या। हाँ, ऐसी वाली स्थिति में आप खुद ही आ जाएंगे। भरोसा है मुझे तुम पर। पर स्टार्टिंग से लास्ट तक लगे रहना भाई। अब जो जिनका प्री नहीं निकले वो प्लीज कॉपरेट करें और लगातार पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ें और 4 दिन गायब हो गए सर, फिर तो हो लिया तुम्हारा बेड़ा पार, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का। हर चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैग्नीशियम क्लियर हो गया, मैग्नीशियम का काम पता है, मैग्नीशियम के सोर्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकता है, नट्स हो सकते हैं हमारे पास में, और हमारे पास में क्या क्या हो सकता है याद रहे भाई साहब। ठीक है बच्चों आगे। ए नर्स इज असेसिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ अब्रूक्सो प्लेसेंटा। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है उसको हम देख रहे हैं और उसको हुआ है अब्रूक्सो प्लेसेंटा। बेटा जी अब्रूक्सो प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, पहले तो क्वेश्चन ये समझ में आना चाहिए। सर जी अब्रूक्सो प्लेसेंटा का मतलब होता है नॉर्मली इम्प्लांटेड जो प्लेसेंटा थी वो आपकी वहां से हटी है। तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? अर्ली अर्ली सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा नहीं है बेटा, अर्ली नहीं है, अब नॉर्मल सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा। अपनी जो नॉर्मल जगह पर प्लेसेंटा लगी हुई थी और नॉर्मल जगह पर लगी हुई प्लेसेंटा अगर किसी रीजन की वजह से, अब नॉर्मल जगह पर लगी हुई प्लेसेंटा अगर किसी रीजन की वजह से अपनी जगह से हट जाती है, जैसे कई बार नहीं होता, आपने देखा होगा कि एक महिला प्रेग्नेंट है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, उसको धक्का लग गया, वो गिर गई, या सीढ़ियों से उतर रही थी वो गिर गई, ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है, हम जाते हैं, हम वो कहता है कि भाई सब प्लेसेंटा उखड़ गया। तो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या होगा, साइन सिम्टम देखना है और कोशिश करनी है कि आंसर ढूंढो जिनको पता है। ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है जो नया है और बिल्कुल एकदम कह रहा है कि सर मेरी समझ में नहीं आ रही, चीजें ऊपर से जा रही हैं, चीजें आउट ऑफ सिलेबस जा रही हैं, आउट ऑफ नहीं जानी चाहिए बस। बाकी हम देख लेंगे, करके देखो एक बार। क्या आप आंसर कर पाएंगे? क्या आप आंसर करने की कैपेबिलिटीज में हैं? बस ये ढूंढना है कि हम आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। देखो देखो डन करो, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन है। क्या क्या होगा देखो, एक महिला के अंदर जब उखड़ेगी तो भाई साहब दर्द होगा,
मैंने कहा यस पेन होगा। ब्लड आएगा, बिल्कुल आएगा ब्लीडिंग, क्योंकि ब्लीडिंग यहाँ पर दो प्रकार की हो सकती है। दो दो प्रकार की ब्लीडिंग होती है। कॉन्सील्ड, कॉन्सील्ड का मतलब अंदर अंदर इकट्ठा हो जाए, सील हो गया है, कॉन्सील्ड टाइप की ब्लीडिंग होती है कॉन्सील्ड। और एक होता है रिबील्ड, बाहर आ जाए। कॉन्सील्ड और रिबील्ड हो गया। रिबील्ड में ब्राइट कलर का ब्लड आएगा, जबकि यहाँ पर डार्क आएगा। कॉन्सील्ड में वो तो छुप जाएगा सर। समझ में आ रहा है क्या? और जब वहां ब्लड इकट्ठा होगा तो वो जगह हार्ड हो जाएगी, एकदम पैल्पेट करने पर वो हार्ड लगेगी, टेंडर लगेगी, दर्द होगा, पेन टेंडर टेंडर हो जाएगी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं एकदम बहुत ज्यादा इरिटेटनेस हो जाएगा। मैंने कहा ठीक सर। और क्या होगा? और क्या होगा? क्या बच्चे को गड़बड़ हो सकती है क्या? हाँ सर, बच्चे को क्योंकि ब्लड सप्लाई गड़बड़ हो जाएगी। आपके बच्चे की ब्लड सप्लाई गड़बड़ हो सकती है या बच्चा मर भी सकता है। इसलिए जब भी अप्रूप्सो प्लेसेंटा का केस आता है तो आते ही तुरंत डिलीवरी करवाना कंपलसरी होता है। तुरंत डिलीवरी करवा, अगर 37 वीक के आसपास का है ना, तो तुरंत करवाना है, क्योंकि डेथ ही होनी है, फिर बच्चा मर जाएगा, क्योंकि अप्रूप्सो प्लेसेंटा हो गया। वहां से प्लेसेंटा जब उखड़ गई है तो बच्चे को ब्लड नहीं मिलेगा, और बच्चे को ब्लड नहीं मिलेगा, उसकी हार्ट रेट फ्लक्चुएट करेगी और बच्चे की डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन नहीं होता, डल एब्डोमिनल पेन होता है। कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं क्या यूट्रस में? हाँ, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं, बट लो इंटेंसिटी वाले। मतलब पेन भी होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, डल टाइप का होता है, थोड़ा थोड़ा पेन होने लग जाता है, बहुत भयंकर नहीं होता। लो उसका पेन होता है, लो इंटेंसिटी का, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन भी लो वाले हो रहे होते हैं अप्रूव सप्लिमेंट में। क्योंकि ये वो पेन थोड़ी है, लेबर का पेन थोड़ी ना है। क्या ये लेबर का पेन है? क्या नहीं, ये तो प्लेसेंटा के उखड़ने की वजह से हुआ है। लेबर का पेन तो भयंकर होता है। तो लो इंटेंसिटी का पेन, बैक पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, थोड़ा थोड़ा पेन होता रहेगा और ब्लीडिंग आती रहेगी, ये चीजें होती रहेंगी। तो देखो भाई, हमारे पास में क्वेश्चन को अगर हम देखें, देखो क्या यूट्राइन इरिटेबिलिटी होगी? बिल्कुल यूट्रस में जो है इरिटेबिलिटी होगी, बिल्कुल होगी। यूट्राइन टेंडरनेस होगी, हमें दर्द होगा, बिल्कुल होगा। ब्राइट रेड की वेजाइनल ब्लीडिंग आएगी, बिल्कुल होगी सर जी। ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग आ सकती है। अब्रूक्सो प्लेसेंटा में आ सकती है क्या? यस, आ सकती है सर। रेड वेजाइनल ब्लीडिंग आ सकती है। अगर हमारे पास में ब्लीडिंग कैसी हो रही है? अगर कौन सी रिवील्ड टाइप की हो रही है तो ठीक, ये भी हो सकता है। क्या अब्डोमिनल एंड लो बैक पेन हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एंड फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन आएंगे क्या? नहीं भाई, फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन तो जब डिलीवरी के इंडिकेशन हो सकते हैं, उसमें आएंगे। ठीक है। क्या फीटल हार्ट रेट गड़बड़ कर सकती है क्या? नॉन रीएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट हो सकती है क्या? यस, हमारे पास में जो फीटल हार्ट रेट है वो नॉन रीअश्योरिंग हो सकती है। फीटल हार्ट रेट आपकी गड़बड़ कर सकती है सर जी। बताओ बेटा जी, क्या मेरे बच्चों को मेरी बात समझ में आई? दिस इज ऑल्सो राइट आंसर। तो सभी है एक 5 नंबर को छोड़ के। किसी को भी कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो बता दें कि सर नहीं आई है। क्लॉट बनता है तो अब्रूप्सो प्लेसेंटा में डीआईसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंक्रीज द चांस ऑफ डीआईसी। जब ये हमारे पास में पेशेंट होता है तो इंक्रीज चांसेस ऑफ डीआईसी इन अब्रूक्सो प्लेसेंटा। अब्रूक्सो जो प्लेसेंटा होता है उसमें डीआईसी होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। चांसेस ऑफ डीआईसी, डीआईसी के चांसेस बढ़े रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जाऊं बच्चों? चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा धुंधला हो गया है तो देख लेना भाई, देख लोगे ना? थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा दिख जाएगा कि द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट विथ हर्निएटेड लंबर डिस्क। हर्निएटेड लंबर डिस्क का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ। हर्निएटेड लंबर डिस्क का मतलब क्या होता है वो समझ में आना चाहिए।
कि आपकी एक्चुअल में क्या होती है हर्निएटेड लंबर डिस्क। लंबर डिस्क क्या होती है पहले तो ये समझें भाई साहब। हमारी जो वर्टिब्रा होती है ना, एक वर्टिब्रा और दूसरी वर्टिब्रा होती है जो हमारे पास में रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी में एक रीढ़ की हड्डी से दूसरी रीढ़ की हड्डी के बीच में एक गद्दी लगी हुई है। एक हमारे पास में सॉफ्ट कुशन लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है। समझ में आ रहा है क्या क्या लगी हुई है? एक हमारे पास में वहां पर एक कुशन नुमा स्ट्रक्चर लगी हुई है जिसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। डिस्क क्यों कह रहे हैं? वो गोल है इसलिए कह रहे हैं। ये कार्टिलेज है। ध्यान से सुने इसको, नहीं तो इसको गड़बड़ करोगे आप, और हम हमेशा गड़बड़ करोगे। ये गड़बड़ होता रहेगा, और जब तक गड़बड़ रहता रहता रहेगा जब तक तुम इसको समझोगे नहीं, रट्टा मारोगे। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टेब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क का मतलब क्या हो गया? तो यार इंटरवर्टिब्रल डिस्क का मतलब सीधा आ रहा है ना यार, वर्टी इंटर यानी बिटवीन, और वर्टिब्रा मतलब वर्टिब्रा के बीच में। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का मतलब हो गया वर्टिब्रा जो है, दो वर्टिब्रा के बीच में जो है एक डिस्क प्रेजेंट है सर, उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहेंगे सर। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की अगर स्ट्रक्चर की बात करूं ना बेटा, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। ये कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है? दो पार्ट से बनी होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अभी तो आप नोटबुक में लिख लेंगे। आफ्टर दैट जब तुम नेक्स्ट क्लास में आओगे, कल से जब क्लास में आओगे, तो इसकी फोटोकॉपी आपके पास एमसीक्यूज की फोटोकॉपी होनी चाहिए। तो वहां पर जो स्पेस रहेगा उसमें जो जो मैं पॉइंट ऐड करता हूँ उन चीजों को आपको ऐड करके रखना है, जिससे आप अपने रिवीजन को मजबूत नहीं, सबसे सुपर्ब बना पाओ। भरोसा करिए, आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं, वो तब ही निकल पाएंगे जब आप अपनी मेहनत को डबल रफ्तार से करेंगे। अच्छा, मैं मेहनत करता रहूंगा, तुम उठ के आ जाओगे, तो समझ लो तुम उठ के ही आते रहना बेटा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन चाहिए तो रफ्तार बढ़ाइए, बात के लिए मत रखिए। ठीक है ना? स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर में दो मेन पार्ट होते हैं। कितने मेन पार्ट होते हैं? दो मेन पार्ट होते हैं। मेरे पे डिपेंड मत होइए, अपने आप पे डिपेंड होइए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको निकालना है, आपको अपना सिलेक्शन चाहिए। चीज ऐसी कोई भी नहीं रहेगी जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, बट तुम्हें मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अब देखो, हमारे पास में सबसे गजब का विषय ये है कि अभी चल रहा है अप्रैल, और मई जून जुलाई अगस्त, 4 ही महीने बचे हुए हैं सितंबर के लिए। सारा सिलेबस है और 4 महीने बचे हुए हैं, इसलिए हमें वो नॉर्मल रफ्तार नहीं रख सकते, थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जिससे हम चीजों को अच्छा कर पाए। ठीक है बच्चों, चलिए। मैंने कहा इसमें दो मेन पार्ट होते हैं। दो मेन पार्ट होते हैं, जिनमें से पहले पार्ट को हम कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसस। एन्यूलस फाइब्रोसस। जो एन्यूलस फाइब्रोसस होता है वो आउटर टफ फाइब्रस रिंग होती है। आउटर फाइब्रस रिंग है, टफ होती है, एकदम कठोर होती है। बाहर की तरफ तो टफ होना चाहिए ना पार्ट। तो जैसे ये रिंग है, जैसे ये समझो कि ये कोई रिंग है, तो इसमें एक तो आउटर पार्ट है और एक इनर पार्ट है। जो आउटर पार्ट है वो एकदम बिल्कुल टफ वाला है, ऐसे समझो। ये आउटर वाला जो है वो थोड़ा टफ सा पार्ट है, और ये जो टफ सा पार्ट है उसका नाम है हमारे पास एन्यूलस फाइब्रोसस। इसका नाम क्या है? एन्यूलस फाइब्रोसस है, टफ फाइब्रोसस। समझ में आ गया? तो सर अंदर वाला जो पार्ट है, जो अब बीच अंदर का बच गया, उसका नाम होता है एन्युलस पल्पोसस। उसका नाम क्या होता है? एन्युलस पल्पोसस होता है। जो इनर का पार्ट होता है सॉफ्ट होता है, एंड इनर जो पार्ट है ये इनर पार्ट है, और ये सॉफ्ट होता है और जेल लाइक सेंटर होता है। जेल नहीं होता वैसा, इसका जेल लाइक सेंटर होता है। इसमें बीच में जो ये यहाँ पर जो अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको ये ग्रीन 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 कर दिया, ये वाला जो है अंदर का पार्ट है, इसे एन्युलस पल्पोसस कहते हैं। बाहर वाला था उसे एन्युलस फाइब्रोसस कहते थे। बाहर वाला टफ वाला पोर्शन होता है, अंदर वाला पार्ट सॉफ्ट होता है, जेल लाइक पोर्शन होता है। तो कभी दबाव आता है ना, तो कई बार निकल जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कई बार निकल जाता है। समझ में आ गया?
इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं, अच्छा आप मुझे बताएं कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क समझ में आ रहा है? इंटरवर्टिब्रल, अब पहले आपको आती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क या नहीं आती मुझे नहीं पता। थोड़ा बहुत तो पता होगा, सुना तो है, समझ में आ रहा है? पहले भी सुना है, ऐसा नहीं कि तुमने नहीं सुना है। अब हमें ढंग से आना चाहिए। क्या होना चाहिए? ढंग से रट्टा मार आना चाहिए। यार अब पढ़ेंगे तो हमारे डाउट और ज्यादा क्लियर होने चाहिए कि एक डिस्क लगी हुई है, एक बीच में गद्दी लगी हुई है। क्लियर तो हो रहे होंगे भाई सब डाउट? क्या नहीं आ रहा मजा? कितने लोग कह रहे हैं सर नहीं बैठ रहा? यस, क्लियर है बच्चों? यस, तो एन्युलस फाइब्रोसिस टफ होता है, हर्ट नहीं होता, अंदर का पार्ट है, आउटर पार्ट है, और बाहर वाला जो पार्ट है वो जेली लायक है, तो दबाव आता है ना कई बार तो ये निकल जाता है। समझ में आ गया? जेली लाइक, तो ये निकल जाता है कई बार। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं वो बात ध्यान से सुनिए। ये कौन सी कार्टिलेज है ये भी पता होना चाहिए। इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो फाइब्रस कार्टिलेज का टाइप है, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी कार्टिलेज है। कभी क्वेश्चन आ रहा है ये कौन सी कार्टिलेज है, तो ये हमें पता होना चाहिए फाइब्रस कार्टिलेज है। कौन सी कार्टिलेज है? फाइब्रस कार्टिलेज ही होती है ना। यस, इंटरवर्टिब्रल डिस्क एक कार्टिलेज का टाइप है, फाइब्रस कार्टिलेज है, दो हड्डियों के बीच में प्रेजेंट है सर्वे, और ये उसे गद्दी देने का काम कर रही है। इसका आउटर पार्ट हमारे पास में एनुलस फाइब्रोसिस कहलाता है, बीच वाला पार्ट जो होता है एनुलस जो है पल्सोसिस कहलाता है, जो जेल लाइक होता है वो कई बार निकल पड़ता है। ये ज्यादातर आपके पास में L4 L5 L5 S1 यहाँ निकलता है, ऐसा जैसे ही ये होता है। समझ में आ रहा है? तो लोअर बैक पेन होता है। सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में इसमें क्या होने लगेगा? लोअर बैक पेन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? लोअर बैक पेन होता है। अगर ये निकल चुका है ना तो लोअर बैक पेन होने लगेगा, नमनिंग टिंगलिंग जैसे सेंसेशन आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर डिस्क चली गई है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर हमारे पास में बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं, पर इसमें अगर जो है ना, हाँ अभी तो सिम्टम ही बात कर रहे थे ना, सिम्टम ही खत्म नहीं हुआ। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास में क्या हो गया, फाइब्रो कार्टिलेज है, और अगर इसमें हमारे पास में जो है अगर ये निकली है तो सिम्टम में क्या देखने को मिलेगा? लोअर बैक पेन होगा। पेन लेग में जाता है वो सीआईटी का होता है, ठीक है। तो अगर मैं डायग्नोसिस करूं, डायग्नोसिस लगाना है मुझे, तो बेस्ट तो एमआरआई होता है। वेस्ट इन्वेस्टिगेशन इसका क्या होता है बच्चों? एमआरआई होता है। हालांकि हम एक और टेस्ट करते हैं जिसका नाम क्या हो सकता है? स्टेट लेग रेजिंग टेस्ट करते हैं। स्टेट लेग रेजिंग टेस्ट करते हैं, जैसे हम एस आर टेस्ट कहते हैं, वो भी पॉजिटिव आएगा अगर इसको ये प्रॉब्लम हुई होगी तो। सर पेन होता है इसमें, तो हम इसमें पेन होता है तो इसमें हम पेन होगा, पेन होगा नहीं होगा मैंने, उसके लिए कौन सी पोजीशन देंगे? उसके लिए कौन सी पोजीशन देंगे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा हो गया
तो कौन सी पोजीशन हमें इस पेशेंट को देनी है? तो ऑलवेज रिमेम्बर, इस पेशेंट को हम विलियम पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं? विलियम्स पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन देंगे? विलियम्स पोजीशन। विलियम्स पोजीशन। तो अब आपको देखो, दो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ रही होगी। इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है? क्लियर है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है? क्लियर है? क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? वो समझ में आ रही है चीजें? इंटरवर्टिब्रल डिस्क निकलेगी तो हमें लोअर बैक पेन होगा, वो भी क्लियर है। और जो लोअर बैक पेन होगा उसको कैसे मैनेज करना है, वो हम विलियम्स पोजीशन से मेंटेन करते हैं। सर विलियम पोजीशन क्या होती है? इसमें क्या करते हैं हम, सेमी फॉबुलर पेशेंट को पोजीशन देते हैं, और सेमी फॉबुलर पोजीशन देके उसको नी को रेज करते हैं जिससे घुटने फ्लैक्स हो जाएं। नी को इतना उठाते हैं कि, नी को इतना उठाना है कि घुटने जो है फ्लैक्स हो जाए, नी फ्लैक्स हो जाए। फ्लैक्स द नी, नी फ्लैक्स हो जाता है। तो मतलब सेमी फॉबुलर पोजीशन में नी को फ्लैक्स करना विलियम्स पोजीशन होती है, जो हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क जब गड़बड़ करती है उस टाइम पर ये पोजीशन हम देते हैं पेशेंट को। क्या मेरे बच्चों समझ में आ गया? विलियम्स पोजीशन इज गुड पोजीशन। विलियम्स पोजीशन रट जाना चाहिए हमें। विलियम पोजीशन क्या है वो पता होना चाहिए हमें। इंटरवर्टिबल डिस्क क्या है वो पता होना चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर है वो हमें पता होगी। इंटरवर्टिबल डिस्क की, इंटरवर्टिबल डिस्क इज अ फाइब्रोकार्टिलेज, ये भी हमें रट गया। और इसमें जब आएगा तो लोअर बैक पेन होगा, ये भी कंफर्म हो गया। बेस्ट टेस्ट इंटरवर्टिबल डिस्क हर्निएशन के लिए हमारा ही हो सकता है, वो क्लियर है। इसका टेस्ट करने के लिए दूसरा टेस्ट हमारे पास में स्ट्रेस स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा ला टेस्ट कर सकते हैं, वो भी हमें क्लियर हो गया। और दूसरा बात है, इसमें पोजीशन जो है वो भी हमें कट गया। बता दो भाई, कितने लोग कह रहे हैं सर क्लियर है, या फिर किसी को लग रहा है कि सर अभी भी गड़बड़ का विषय है, नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे। जल्दी 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 जल्दी। किसी को नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं दोबारा से क्लियर करूंगा। घबराना नहीं है, बट लगे रहना है। फिर कह रहा हूँ, लगे रहना कंपलसरी होता है, बैठना कंपलसरी नहीं होता। अच्छा, थोड़ा 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 जब आप अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे तभी तो चीजें हो पाएंगी। अब तुम सोचोगे यार यूं ही हम पढ़े नहीं और बिना पढ़े ही सर बाजी मार दें, तो बिना पढ़े बाजी तो नहीं होना है। ना आज होना है ना कल होना है। बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होता। बिना पढ़े सिलेक्शंस नहीं होते, चाहे वो आज का टाइम हो या कल का टाइम। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप मेहनत करके रहेंगे, उठा के रहेंगे। जल्दी से मुझे मैग्नीशियम के सोर्स बता दो फास्टली। जल्दी से 2 क्वेश्चन और करेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर क्लास पेंड करेंगे, 10 क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। जल्दी से बता दो। मैग्नीशियम का फंक्शन बता दो और नॉर्मल वैल्यू बता दो, रट जाना चाहिए भाई। अब दोबारा गड़बड़ नहीं करें आप, इस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये आप थोड़ा सा रिपीट करके चलें। देखो अगला क्वेश्चन है, हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम मात्र 6 मिनट बचा हुआ है। एक क्लाइंट विद द मिस्थानिया ग्रेविस, एक पेशेंट है जो कि मिस्थानिया ग्रेविस के साथ में आया, एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड नर्सिंग हिस्ट्री रिवेल दैट द क्लाइंट हैज टेकिंग द पायरोस्टिग्माइन। वो ऑलरेडी पायरोस्टिग्माइन खा रहा है। पेशेंट है मिस्थानिया ग्रेविस के साथ में एडमिट हुआ है, पायरोस्टिग्माइन वो ले रहा है, ठीक है ना। द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर द साइड इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन एंड आस्क द क्लाइंट अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पायरोडिस्ट्रिक्ट जो होता है वो आपके कॉलिन स्ट्रेज एंजाइम का इनहिबिटर होता है सर। मिस्टाइनोग्राफ इसको ठीक करने के लिए जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? तो इसका साइड इफेक्ट के रूप में बच्चे क्या हो सकता है? मसल को रिलैक्स कर रहा है या थोड़ा टाइट कर रहा है?
क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस, यस, तो मसल क्रैम्पिंग आ सकती है इसमें, छोटे मोटे साइड इफेक्ट के रूप में मसल क्रैम्पिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? थोड़ी बहुत मसल क्रैम्पिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। जब पायरिडोस्टिगमेन अगर आप खा रहे हैं तो आपको थोड़ी मोटी मसल क्रैम्पिंग वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। यही जा रहा है सबका आंसर, क्लियर है? इसमें तो शायद इस क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है आपको, मैंने सीधा ही इस क्वेश्चन को ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करें फास्टली। क्या कह रहा है भाई सब? क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपके पास में ए क्लाइंट विद द फ्रैक्चर्ड राइट एंकल एज ए शॉर्ट लेग कास्ट अप्लाइड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कि एक आपके पास में पेशेंट है, एक आपके पास में पेशेंट है जिसका क्या हो गया, राइट का एंकल जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, हमेशा याद रखिए, एक पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे, एंकल जॉइंट कौन कौन सी बोन के बीच में होता है? एंकल जॉइंट को थोड़ा सा देखें, पहले एंकल जॉइंट को भी सीखें। एंकल जॉइंट जो है वो कौन कौन सी बोन के बीच में होता है, ये पता होना चाहिए। बताओ कौन कौन सी होती है? थोड़ा सा अच्छा करो भाई। तीन बोन जो इसमें ज्वाइंट होती है भाई सब, तीन बोन याद रखना, तीन बोन होती है। अच्छा, एंकल जॉइंट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे टेलोक्रूरल जॉइंट कह सकते हैं। ध्यान से सुन लो, इसे हम टेलोक्रूरल, CRURAL, क्रूरल जॉइंट भी कह सकते हैं, टेलोक्रूरल जॉइंट भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? टेलोक्रूरल जॉइंट भी कह सकते हैं। तीन बोन से मिलके बना होता है। कौन कौन सी बोन होती है इसमें? टीबिया होती है, फिबुला होती है और टेलस होती है। टीबिया, फिबुला और टेलस। टेलस, टीबिया अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है, और मीडियल जो होती है वो आपके पास में फिबुला होती है। फिबुला बाहर की तरफ होती है, टीबिया अंदर की बोन होती है। टीबिया और फिबुला मिलके एक सॉकेट बनाती हैं। एक टीबिया और फिबुला मिलके क्या बनाती है? एक सॉकेट बनाती है। टीबिया और जब फिबुला मिलती है नीचे आके तो एक सॉकेट का फॉर्मेशन करती हैं। उस सॉकेट को हम क्या कहते हैं? मोर्टाइज कहते हैं, एंकल मोर्टाइज। उसे हम क्या कहते हैं? एंकल मोर्टाइज कहते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें दिमाग में बैठेंगे ना, तुम्हारा खुद का लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। इसे हम एंकल मोर्टाइज कहते हैं, जो तुम्हें मजबूती देगा समझने में। एंकल मोर्टाइज है जिसमें आके टेलस फिट हो जाएगी। समझ में आ गया एंकल जॉइंट? अभी तक क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन है कि एक क्लाइंट विद द फ्रैक्चर राइट एंकल के साथ में आया है, शॉर्ट लेग कास्ट अप्लाइड कर दिया है, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज टीचिंग द नर्स प्रोवाइड बीच इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए इस पेशेंट को क्या भेजना है? जब भी कास्टिंग अप्लाई की जाती है कि ट्रिम द रफ एज ऑफ द कास्ट आफ्टर इट इज ड्राई, नहीं, ड्राई के बाद में कुछ भी ट्रिम ब्रिम नहीं करना है भाई साहब। उसको इस तरीके से हमें मेंटेन करना है, पहले से ही मेंटेन करके रखना है। ठीक है। अच्छा, और इससे वेट बियरिंग ऑन द राइट लेग इज अलाउड वंस द कास्ट फील ड्राई। नहीं, वेट बियरिंग हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। एंकल का फ्रैक्चर हुआ है, वेट बियरिंग नहीं अलाउ करते हैं। फ्रैक्चर है भाई उस पेशेंट के अंदर, तो कैसे आप वेट बियरिंग करा सकते हैं? ये फॉलो अप में करवाते हैं। जब आप देख लेते हैं कि हड्डी टूटी हुई है, वो जुड़ चुकी है, आपने कास्ट लगवाया है और वो कास्ट के बाद आपका हड्डी चिपक चुका है, जुड़ चुका है, उसके बाद में वेट बेयरिंग अलाउ की जा सकती है, तो फॉलो अप में करवाते हैं, तुरंत नहीं करवाते हैं। एक्सपेक्ट द बर्निंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन अंडर द कास्ट, नहीं,
कोई भी बर्निंग सेंसेशन या टिंगलिंग सेंसेशन नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ये ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज को इंडिकेट कर रहा है कि आपका ज्यादा टाइट आपने लगा दिया है, तो उसे खोलना पड़ेगा तुरंत से, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। कीप द राइट एंकल एलिवेटेड अबव द हार्ट लेवल। यस, आपने जो लगाया है उसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इंटरप्ट हो सकता है, तो जो आपने कास्ट लगाई हुई एक्सट्रीमिटी है उसको थोड़ा सा अबव रखना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे और बीनस ड्रेनेज प्रॉपर होता रहे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी। शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो। चलो बच्चों, क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई है? देखो, शॉर्ट लेग कास्ट, अब यहाँ पर शॉर्ट लेग और लॉन्ग लेग कास्ट का भी क्वेश्चन बन सकता है कि शॉर्ट लेग कास्ट क्या होता है। तो शॉर्ट लेग कास्ट जो होता है ना, वो एंकल के नीचे से होता है, मतलब सॉरी, शॉर्ट लेग कास्ट जो होता है वो नी के नीचे से होता है, मतलब नी जॉइंट तुम्हारा फ्री रहेगा। अगर लॉन्ग लेग कास्ट बोलेगा तो नी जॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा, नी के ऊपर तक, थाई तक चला जाएगा तुम्हारा कास्टिंग। नहीं समझ में आया? जैसे हमारा घुटना है, जैसे ये हमारे पास में पैर है, इसने कहा यहाँ पर नी जॉइंट है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम ये कह रहे हो ना शॉर्ट लेग कास्ट, तो मतलब घुटने के नीचे से कास्टिंग लगाई है इसने, मतलब घुटना इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अगर लॉन्ग लेग कास्ट करता ना तो ये घुटने के ऊपर तक लगा होता, खाई तक लगा होता, घुटना इन्वॉल्व हो जाता। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन? चलिए, दैट्स गुड। आज के लिए थैंक यू सो मच एंड जय माता दी। फिर हम उम्मीद करेंगे कि आप पढ़ के आएंगे और रिवीजन को प्रॉपरली दे के आएंगे, जैसे हम और चीजों को बेहतरीन कर पाए। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच एंड जय माता दी। फिर मिलेंगे हम नई क्लास नई चीजों के साथ में, बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे कि और अच्छा कर पाए। चलिए, जय माता दी।